लेते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनको मन में धारणा बैठी है कि ये बहुत मुश्किल एग्जाम है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सामान्य ज्ञान है। पूरा पेपर, पूरा सिलेबस ही क्या है? सामान्य ज्ञान। पर किसके बारे में? सिर्फ और सिर्फ आपके देश के बारे में, सिर्फ और सिर्फ आपके देश के बारे में। पहला पेपर इज नो योर कंट्री। अपनी देश को जानिए। आप अपने देश को कैसे जानेंगे? उसके इतिहास से। तो पहले पेपर में है ही पूरा इतिहास, उसकी भूगोल से, उसकी ज्योग्राफी से। तो पहले पेपर में है ही पूरी भूगोल। तो क्या 5th में भूगोल नहीं पढ़ी थी? 10th तक तो भूगोल सारे पढ़ते ही आ रहे थे ना। तो यूपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है 10th तक का, ज्यादा से ज्यादा 12वीं तक का सामान्य ज्ञान, और उसके ऊपर आपको जो समसामयिकी होती है, करंट अफेयर्स, उसके बारे में पता होना चाहिए। ये है पूरी सिविल सर्विसेज की डिमांड। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई गहन परीक्षण वाला पेपर है तो वो जो उन्होंने कहा वो है ऑप्शनल पेपर। यानी ऑप्शनल पेपर में 41 पेपर होते हैं, जिसमें से केवल 21 पेपर तो वो है जो आपके सब्जेक्ट विषय से है, जो कि ऑलरेडी सिलेबस में भी शामिल है। और बाकी के जो पेपर है 30 पेपर, वो लिटरेचर, यानी असमी लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, ऐसे। और 21 ऐसे वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप अपने जो आप पढ़ के आए हैं उन्हीं से चूज कर सकते हैं। बट इस एग्जाम में मैंने आपको बताया पहला पेपर नो योर कंट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी, यानी हमारा समाज, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ेंगे आप, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ प्रश्न क्या है। मेरे पास आपके 2 ही फ्रेंड्स हैं, और वो है आपका सिलेबस और आपका क्वेश्चन पेपर। और सबसे अच्छी खूबसूरती की बात यह है कि वो सिलेबस से बाहर जाते ही नहीं है, वो नहीं जाते सिलेबस से बाहर। पर हम अपने मन में धारणाएं बना करके बैठे होते हैं कि हमसे नहीं होगा, जब नहीं होगा तो फिर नहीं हो सकता। पर एक बार हम समझते हैं तो उसको हमें आसान दिखता है, और फिर हमको चाहिए कि दिशा निर्देशन। यही 3 चीजें चाहिए जो सिविल सर्विसेज का सपना साकार कर सकती हैं। सेकेंड पेपर जो है, पहले मैं फर्स्ट पेपर का प्रश्न भी बताती हूँ आपको। उन्होंने पूछा कि यदि गांधी जी नहीं होते, यदि गांधी जी नहीं होते तो हमारे देश का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसका स्वरूप कैसा होता। अब हिस्ट्री का अगर स्टूडेंट है या साइंस का स्टूडेंट है, दोनों ने गांधी जी का रोल पढ़ा, पर उन्होंने ये नहीं पूछा डायरेक्ट कि गांधी जी ने क्या भूमिका निभाई। ये हमारे कॉलेज और स्कूल में आता है। उन्होंने पूछा यदि गांधी जी नहीं होते तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप क्या होता। अब इसके लिए जितनी सोच एक आईआईटी वाले को करनी पड़ेगी अपनी मानसिक, उतनी ही एक ग्रेजुएशन वाले को करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा इक्वलाइजर है। इसमें मैटर नहीं करता किसी ने हिस्ट्री में ऑनर्स किया है या हिस्ट्री में पीएचडी करके बैठा है, सोचना तो उसको भी पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसी धारणा मत लाइएगा कि वो आईआईटी वाले का सिलेक्शन हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अभी आपके पास एग्जांपल है, ग्रेजुएट की पहले अटेम्प्ट में उन्होंने पेपर क्लियर किया है। क्यों? क्योंकि 12वीं के बाद से ही मन लगा लिया था कि मुझे तैयारी करनी है। जैसा सर ने कहा एनसीईआरटी एक पहला स्टेप है, पर गलती क्या होती है, हम लोग नोट्स बनाते रहते हैं बस। हम ये नहीं सोचते कि यूपीएससी के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होते हैं, वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। उसमें थोड़ा तार्किक सोच चाहिए, प्रशासनिक सोच चाहिए। यानी कि अगर आप मानसून के बारे में पढ़ेंगे, भूगोल में मानसून पढ़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में, एनसीईआरटी में, राजस्थान बोर्ड में 8वीं से मानसून पढ़ते रहते हैं। पर प्रश्न क्या आ रहा है? प्रश्न आ रहा है साउथ ईस्ट एशिया की जो अर्थव्यवस्था है वो मानसून पर कैसे निर्धारित है। उन्होंने ये नहीं पूछा कैसे आ रहा है मानसून, कहाँ आता है, कौन सी शाखाएं हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे उन्होंने। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम नोट्स बना के बैठे हुए हैं और सोच रहे सिलेबस हो गया, सिलेबस हो गया, प्रश्न ऐसे नहीं आएंगे। और यहीं पे जरूरत पड़ती है आपको एक गाइड की, जो आपको प्रश्न भी बताए और आपके अंदर को डेवलप करे कि किस तरह से इस सिलेबस से प्रश्न आपको सोचने हैं। एक और हिस्ट्री का प्रश्न बताती हूँ। हमने 1857 का रिवोल्ट सबने पढ़ा, सबको पता है क्यों हुआ। उसको बोला जाता है स्वतंत्रता का पहला आंदोलन भी बोला जाता है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किसने इसमें भूमिका निभाई और उसके बाद उसका फॉलो अप क्या हुआ, ये इतना हमारे नोट्स में रहेगा। पर प्रश्न क्या पूछा यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में कि इसमें जो ट्राइबल लोग थे, जनजातीय लोग, उनका क्या भूमिका थी, उनकी भूमिका क्या थी बताइए। अब हमारे पूरे नोट में ये तो हमने डाला ही नहीं था, इस बारे में तो सोचा ही नहीं था।
और ये सोच कैसे डेवलप होगी? ये डेवलप होती है जब आपके साथ एक एक्सपीरियंस टीम काम करती है, यहीं पे गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। और अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं सिलेबस से जुड़ी हुई। पेपर 2 है, अब इतनी बड़ी कंट्री है, उसको गवर्न भी तो करना है, उसका शासन कैसे चलता है? राजा से थोड़ी ना चलता है। यहाँ पे आता है पेपर 2, हाउ द कंट्री इज गवर्न, इस कंट्री के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, इसको किसने बनाया है, इसके ऊपर क्या पाबंदियां हैं। दैट मींस पॉलिटी एंड गवर्नेंस और आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये पेपर 2। यानी आप पढ़ेंगे संविधान, पंचायती राज, लो अपना पार्लियामेंट, और उसके अलावा आप पढ़ेंगे इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध। ये हो गया पेपर 2, यानी कंट्री चलती कैसे है। फिर इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी इसकी धरोहर है, इसके इतने रूल्स हैं। अब तीसरी चीज क्या बचे? इस कंट्री में पैसा कैसे आता है, व्यवसाय कैसे होता है, इसका भविष्य क्या है। तो जो थर्ड पेपर है आपका, वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। और साथ में आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और इसमें आते हैं छोटे छोटे सब्जेक्ट, कौन से? आंतरिक सुरक्षा, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जो आप पढ़ते रहते हैं, ईवीएस आपने पढ़ा था, जो एनवायरमेंटल स्टडीज, सोशल स्टडीज आप पढ़ते हैं, वही सब्जेक्ट्स है, क्या नया है। तो ये है तीसरा पेपर। चौथा पेपर सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग, वो देश के बारे में नहीं है, वो आपके बारे में है। यानी कि मॉरल साइंस हम पढ़ते थे, यानी आपके मॉरल्स क्या है, आपकी एथिक्स क्या है। अगर आप किसी समस्या में आते हो तो क्या भावनात्मक तरीके से सोचते हो या तार्किक सोच रखते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, आपकी इंटेग्रिटी कैसी है, आप लोगों के कहने में आने वाले हो या सबकी सुनकर के अपनी करने वाले हो। ये है पेपर 4। तो ये पूरा सिलेबस। और फिर लास्ट जो पेपर है वो है ऑप्शनल, वो भी आपको बोला जाता है आप चूज करिए कौन सा ऑप्शन, हम तो आपको पेपर दे देंगे, अब आप चूज करिए। मैंने तो 12वीं में भी पढ़ी थी ज्योग्राफी, मैंने ग्रेजुएशन में भी भूगोल पढ़ा था, हमको ऑप्शनल देंगे ज्योग्राफी। अब ये अलग से मेहनत नहीं है, जो सिलेबस में ज्योग्राफी है वही मेहनत करनी है, एक कदम और लगाना है। अब इसमें अगर कोई डर जाए, डरिए, वो मेडिकल के पेपर से जो सर ने कहा कि अगर आपने पूरे क्वेश्चन भी सॉल्व किए तो भी 24वें रैंक पे आ रहे हैं। इसमें अगर आप 50% मार्क्स लेके आते हैं, 50% आप टॉपर्स में आते हैं, टॉपर्स 50% मार्क्स के साथ। अब हमने क्यों, अभी आप घर जाके सोचना, मैं क्यों नहीं देखो बड़ा सपना, मैं क्यों आईएएस नहीं बन सकता, मैं क्यों नहीं बन सकता आईएएस। और जैसे सर ने कहा, साइंस वाले लोग भी एक अपने आप सीमा मानते हैं कि भाई हिस्ट्री में तो बोरिंग है, ज्योग्राफी बोरिंग है। वो ये नहीं सोचते कि जब उन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी थी उनकी उम्र क्या थी, उस टाइम तो 11, 12, 13 साल के थे, उसके बाद उन्होंने साइंस ले ली। पर अब जब आप पढ़ते हो हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आप एक नए डिमेंशन के साथ, एक नए दृष्टिकोण के साथ पढ़ते हो, और वही मैच्योरिटी, वही परिपक्वता हमको इस परीक्षा में चाहिए होती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अगेन आपको सपना भी देखना है और उस सपना को देखते ही नहीं रहना है, फिर उसको कार्यान्वित भी करना है, ग्राउंड पे उतरना है, बूट ऑन द ग्राउंड। यानी कदम आपको बढ़ाने पड़ेंगे। आपका कॉलेज रेडी है, चाणक्य आईएएस एकेडमी अपने अनुभव के साथ रेडी है, कदम आपको बढ़ाना है फ्रेंड्स। ऑलराइट, तो इसीलिए आपके पास, सबके पास हमारे एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है।